नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, जरधारी क्लासेस के माध्यम से YouTube में यहाँ पे शुरू किया जा रहा है उत्तराखंड जीके का कोर्स, जिसमें आपको उत्तराखंड का हर एक टॉपिक काफ़ी डिटेल्स, काफ़ी डीपली यहाँ पे कवर कराया जाएगा। शुरुआत यहाँ पे करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास से। और आपको बता दें, उत्तराखंड के जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे उत्तराखंड PCS का हो, उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम, चाहे जितने भी आगे आने वाली विज्ञप्तियां हैं, उन सभी के लिए हमारा एक कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हर एक टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास, जिसको सरलता से अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड के इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके स्रोत क्या हैं, इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो पाषाण युगीन उपकरण जैसे कि हस्त कुठार हो गया, छेनी हो गया, ये सारे उपकरण मिले हैं कई जगहों से, उत्तराखंड के कई स्थानों से। गुहालेख चित्र, जैसे अल्मोड़ा में गुफा है लाखो उडियार, उसी प्रकार चमोली में है एक गोरखिया गुफा। तो इस तरह के जो ये स्रोत हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल, इसके बारे में जानकारी मिलती है पुरातात्विक प्रमाणों से और साहित्यिक प्रमाणों से, जैसे आपके ऋग्वेद हो गया, रामायण, महाभारत, इनसे हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल, जिसके स्रोत क्या है? मुद्राएं, ताम्रपत्र, अभिलेख, शिलालेख और लिखित स्रोत। बहुत सारे राजाओं के आपने ताम्रपत्र देखे होंगे, मुद्राएं देखी होंगी। तो ये इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं उत्तराखंड के इतिहास का। इन स्रोतों के माध्यम से हम उत्तराखंड के क्या है इतिहास के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम यहाँ पे उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। बाकी जो ऐतिहासिक काल है, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, तो इसके बारे में हम अलग से पृथक वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल यह वह काल है जिसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? गुफाओं से मिलती है, शैल चित्रों से मिलती है, पाषाण युगीन उपकरणों से मिलती है। और यह वह काल है जब मानव वनों, पर्वतों और नदी घाटियों में वास करता था, गुफाओं में वास करता था, और इसीलिए गुफाओं में बहुत सारे शैल चित्र देखने को मिलते हैं, जिससे हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो उत्तराखंड में देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के कौन कौन से स्रोत हैं और कहाँ कहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो गुहा चित्र और शैल चित्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में? तो अल्मोड़ा की बात करते हैं सबसे अधिक। जो अगर हम बात करें गुहा चित्र और शैल चित्रों की प्राग ऐतिहासिक काल के, तो वो मिले हैं अल्मोड़ा में। सबसे पहले बात करेंगे लाखो उडियार की। लाखो उडियार की खोज की गई 1968 में, और लाखो उडियार के खोज करता है डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी, यानी डॉक्टर MP जोशी। कई बुकों में आपको 1968 की जगह 1963 भी देखने को मिलेगा, लेकिन कई इतिहासकारों ने 1968 को ही सही माना है, तो इसलिए 1968 ही आपको यहाँ पे नोट करना है। अब देखो, जो ये लाखो उडियार है, ये कहाँ स्थित है आपका? ये स्थित है अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास, सुयाल नदी के तट पर स्थित। तो सुयाल नदी, ये आपको ये इंपॉर्टेंट है कि लाखो उडियार कौन सी नदी के तट पर है? तो ये है आपकी सुयाल नदी के तट पर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाखो उडियार के जो गुहा चित्र हैं, उस गुफा में इस प्रकार के चित्र वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आपको नृत्य करते हुए इस प्रकार के यहाँ पे चित्र देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे मानव तथा पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हमें लाखो उडियार में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लाखो उडियार के बारे में ध्यान देनी है। कहा जाता है कि जो लाखो उडियार में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, वो भीमबेटका शैल चित्रों के समान समरूपता उनमें देखने को मिलती है। अब जो दूसरा स्रोत क्या है, दूसरे जो अन्य जगहों से प्राप्त हुए हैं शैलाश्रय या शैल चित्र, तो फड़का नोली से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज 1985 में किसने की? यशोधर मठवाल ने 1985 में फड़का नोली में 3 शैलाश्रय खोजे थे। उसके बाद पेटसाल, ये भी आपका अल्मोड़ा है, फड़का नोली भी अल्मोड़ा है, पेटसाल भी अल्मोड़ा है। यहाँ से भी 2 शैलाश्रय की खोज की थी। कब की थी? 1989 में। और ये खोज भी किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। 1989 में पेटसाल से 2 शैलाश्रय इन्होंने खोजे थे। लोथाप में भी 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए। ये भी आपका कहाँ स्थित है? ये भी आपका अल्मोड़ा। और यहाँ पे जो ये शैलाश्रय थे, ये थे लाल रंग के निर्मित चित्र इसमें थे। शैलाश्रय मतलब शिला, और शिलाओं में बने चित्र। तो लाल रंग के चित्र कौन सी शैलाश्रय में प्राप्त हुए? लोथाप में जो 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए, इनमें लाल रंग के निर्मित चित्र थे। उसके बाद फल सीमा, ये अल्मोड़ा के फल सीमा से योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई?
फल सीमा जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। तो अगर जनपद आता है तो आपको अल्मोड़ा करना है, और अगर स्थान दिया जाता है तो आपको क्या करना है, फल सीमा करना है। एक और यहाँ पे मंदिर है अल्मोड़ा का, कसार देवी मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है। और कसार देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, कश्यप पहाड़ी पर स्थित। कश्यप पहाड़ी के बारे में अभी आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से कुमाऊं का नाम कोरमांचल पड़ा, कश्यप पहाड़ी का क्या इतिहास है। तो कसार देवी मंदिर जो कि कश्यप पहाड़ी पर स्थित है, और इस मंदिर से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। यानी वहाँ पे 14 नर्तक दिखाए गए हैं कसार देवी मंदिर में। 14 नर्तकों को क्या मिला है, सुंदर चित्रण यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो ये सारे जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अल्मोड़ा से। लाखू उड्यार हो गया, फड़कानौली हो गया, पेटशाला हो गया, लोथाप और फलसीमा और कसार देवी मंदिर। कई बार ये सीधे स्थान पूछे जाते हैं कि बताइए कि वो प्रागैतिहासिक काल का जो स्थान है वो कौन से जनपद में है। तो ये सारे स्थान आपको नोट करने हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा जनपद है चमोली। यहाँ से भी कुछ स्रोत हमें प्राप्त मिलते हैं, कुछ सोर्स मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जैसे यहाँ पे हो गया गोरखिया उड्यार। गोरखिया उड्यार की खोज की राकेश भट्ट ने, और ये कहाँ स्थित है, अलकनंदा नदी घाटी के डुगरी गांव चमोली में। देखो कई स्टूडेंट सवाल करते थे कि सर अलकनंदा नदी घाटी तो वहाँ पे है ही नहीं। देखो अलकनंदा नदी घाटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अलकनंदा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सब किस में आती है, अलकनंदा नदी घाटी में आती हैं। तो इसलिए मैंने कोष्टक में यहाँ पे भी लिख दिया है, ये पिंडर नदी के आसपास है गोरखिया गुफा। और पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। तो इसलिए ऑप्शन में कई कबार ये भी आ सकता है कि अलकनंदा नदी घाटी। तो ये जो आपकी गोरखिया गुफा स्थित है, ये है आपकी अलकनंदा नदी घाटी, यानी पिंडर नदी के आसपास स्थित है, डुगरी गांव चमोली में। अब देखो गोरखिया उड्यार में किस प्रकार के चित्र मिले, तो यहाँ पे मिले गुलाबी और लाल रंग के, यहाँ पे चित्र मिले गोरखिया गुफा में। साथ ही साथ डॉक्टर यशोधर मठवाल के अनुसार यहाँ पे 41 आकृतियां प्राप्त हुई। 41 आकृतियां, जिसमें थी 30 मानव आकृतियां। 30 आकृतियां यहाँ पे किसकी थी, मानवों की थी। 8 आकृति यहाँ पे थी पशुओं की, और 3 यहाँ पे पुरुषों की रही होंगी ये मानव आकृतियां। तो 30, 8, 38 और 3 कितना हो रहा है, टोटल 41 आकृतियां। डॉक्टर यशोधर मठवाल के अनुसार गोरखिया गुफा में कितनी आकृतियां प्राप्त हुई, कितने चित्र प्राप्त हुए, 41 आकृतियां, 41 चित्र वहाँ पे प्राप्त हुए, जिनका कलर कैसा था, जिनका रंग कैसा था, गुलाबी और लाल रंग। तो गोरखिया गुफा या गोरखिया उड्यार कौन सी नदी के तट पर है, तो वो है आपकी पिंडर नदी के तट पर, अलकनंदा नदी घाटी में ये स्थित है। दूसरा जो यहाँ पे स्रोत मिलता है हमें वो है किमनी गाँव में। किमनी गाँव में यहाँ पे एक शैल चित्र मिलता है, एक शैलाश्रय मिलता है, जिसमें सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त होते हैं किमनी गांव से। तो किमनी गांव भी एक मुख्य स्रोत है प्रागैतिहासिक काल का। आगे बढ़ते हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में हुडली नामक स्थान है, यहाँ पे नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए यहाँ पे हुडली से, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और ये कौन सी नदी घाटी में स्थित है, तो यमुना नदी घाटी में। ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि आयोग किसी भी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और हमारा उद्देश्य है कि किस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपका एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। इसलिए काफ़ी डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल का इतना ही विवरण यहाँ पे मिलता है उत्तराखंड में। और कहाँ कहाँ से सोर्स मिले, चमोली से, अल्मोड़ा से और उत्तरकाशी से। अब बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों जो आद्य ऐतिहासिक काल है, जैसे हमने अभी आपको बताया प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, उस समय का जो मानव था वो वनों, पर्वतों, नदी घाटियों में वास करता था। अब यहाँ पे धीरे धीरे मानव विकसित होता जा रहा था, और यहाँ पे धीरे धीरे विकास होता है ताम्र संस्कृति का। और यहाँ पे हमें जो इसके स्रोत मिलते हैं आदि ऐतिहासिक काल के, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से, ताम्र उपकरणों से। साथ ही साथ धीरे धीरे फिर यहाँ पे और विकसित होता गया है मानव, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, साहित्यिक स्रोतों से। तो इतिहास में आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में कभी बताया जाएगा जब हम इंडियन हिस्ट्री के क्लास पढ़ेंगे। लेकिन अभी उत्तराखंड की दृष्टि से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल का महत्व क्या है उत्तराखंड के इतिहास में। देखते हैं उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी कौन कौन से स्रोतों से मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे कप मार्क्स हो गया और ताम्र उपकरण, ये क्या है, आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। कप मार्क्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं ऊखल सदृश गड्ढे, यानी ऊखल के समान गड्ढे। आपने धान तो कूटा होगा पहाड़ों में, जब आपने बचपन में, अगर आप पहाड़ों में रहे होंगे तो आपने ज़रूर कभी ना कभी धान जरूर कूटा होगा। और वो जो धान कूटा जाता है इन गड्ढों में, इस प्रकार के गड्ढों में कूटा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऊखल कहते हैं, और हमारी गढ़वाली भाषा में हमारी साइड उसको उखलियारू भी कहते हैं।
तो ये जो गड्ढे हैं, इस प्रकार के कप मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक स्रोत हैं, किस चीज़ का स्रोत है, आदि ऐतिहासिक काल का। और सबसे पहले इन कप मार्क्स यानी इन उखल सदृश गड्ढों का इनकी खोज किसने की, हेनवुड ने सर्वप्रथम 1856 में चंपावत जिले के देवीधुरा में कप मार्क्स यानी ये उखल के समान गड्ढों की खोज की थी। हेनवुड, इनको कहा जाता है उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय इनको दिया जाता है। हेनवुड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसको जाता है, हेनवुड को जाता है, क्योंकि हेनवुड ने 1856 में चंपावत जिले के देवीधुरा में कप मार्क्स यानी ये उखल के समान एक गड्ढे खोजे थे। एक और खोज करता हुए रिवेट कारनक, इन्होंने भी लगभग द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के आसपास लगभग 200 ऐसे ही कप मार्क्स खोजे थे। तो जो ये कप मार्क्स हैं, ये भी एक प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ताम्र उपकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताम्र उपकरण, क्योंकि जब यहाँ पे ताम्र संस्कृति का विकास हुआ तो कुल मिला के ये देखने को मिलता है कि उस समय का मानव उत्तराखंड में वास करता था और यहाँ भी बहुत सारे स्थलों से ताम्र उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार के निकट है बहादुराबाद और यहाँ से ताम्र निर्मित भाला हो गया, चूड़ियाँ हो गई और बहुत सारे ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे भी ताम्र संस्कृति देखने को मिली है। साथ ही साथ 1986 में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ और 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त हुए थे 8 ताम्र उपकरण। और इन ताम्र उपकरणों को डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने कहा था कि ये क्या है, मूर्ति है, ये मूर्ति के समान है। लेकिन डीपी शर्मा ने इन्हीं ताम्र उपकरणों को क्या बताया था कि ये स्कंदित कुठारें यानी हैंड एक्स, यानी जो हाथ की कुल्हाड़ी, कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो डीपी शर्मा ने इन ताम्र उपकरणों को क्या बताया था कि ये कुल्हाड़ी के समान है, जबकि डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने इन्हीं ताम्र उपकरणों को बताया था कि ये क्या है, मूर्ति के समान है। तीसरा जो हमें स्रोत मिलता है आदि ऐतिहासिक काल का, वो मिलता है महापाषाणीय समाधान। महापाषाणीय समाधान उत्तराखंड में कहाँ से मिले, तो चमोली के मलारी गांव, जो कि एक प्रमुख स्रोत है महापाषाणीय समाधानों का। यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल के महापाषाणीय समाधान देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम शिव प्रसाद डबराल, इन्होंने 1956 में चमोली के मलारी गांव में महापाषाणीय समाधान की खोज की थी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये समाधान होते क्या है। शवों को रखने का स्थान कहलाता है समाधान। तो उस समय के मानव का शवों को रखने का स्थान कैसा था, किस प्रकार से वो अंतिम दाह संस्कार करते थे, तो इस मतलब कुल मिला के इस तरह के स्रोत, इसके सोर्स हमें कहाँ से मिले हैं, मलारी गांव से। तो शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में इसकी खोज की थी, मलारी गांव में महापाषाणीय समाधान उन्होंने वहाँ पे खोजे थे। साथ ही साथ राहुल संकृत्यान ने भी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इसी तरह के महापाषाणीय समाधानों की खोज की थी। अब देखो, जो ये मलारी गांव में खोजे गए थे महापाषाणीय समाधान, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था। यहाँ पे प्राप्त हुआ था मानव कंकाल, क्योंकि ये कहते हैं समाधान यानी शवों को रखने का स्थान, तो मानव कंकाल प्राप्त होना वहाँ पे लाजमी था। उसके बाद यहाँ पे भेड़, घोड़े, इनके भी कंकाल यहाँ पे देखने को मिले थे और मिट्टी के बर्तन। तो इससे ये पुष्टि होती है कि जो उस समय का मानव था वो कहीं ना कहीं पशुपालन में विश्वास करता था, पशुपालन करता था, इसलिए वहाँ पे भेड़ और घोड़ों के क्या मिले, हमें कंकाल वहाँ पे प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं इन समाधानों में, जिससे साबित होता है कि उस समय का मानव मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। तो मलारी गांव जो कि एक प्रमुख स्रोत है महापाषाणीय समाधानों का। उसके बाद इसी मलारी गांव में, ये मलारी गांव का है, चमोली में स्थित है, इसी मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने यहाँ पे एक सर्वेक्षण किया था। तो जो उनका प्रथम सर्वेक्षण था 1983 में, इन्होंने अपना प्रथम सर्वेक्षण किया था और यहाँ पे इन्होंने किसी की खोज की थी। तो यहाँ पे एक मानव अस्थि प्राप्त हुई थी, मानव अस्थि के अवशेष, लोह उपकरण प्राप्त हुए थे और मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन यहाँ पे प्राप्त हुए थे और एक पशु का कंकाल यहाँ पे मिला था। प्रथम सर्वेक्षण 1983 जब गढ़वाल विश्वविद्यालय ने किया था मलारी गांव में। और जो ये पशु का कंकाल यहाँ पे प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है, ऐसे इतिहासकारों का मत है कि ये था हिमालयी वृषभ का एक प्रकार का, क्या होता है, हिमालयी जानवर होता है, तो उसका ही कंकाल यहाँ पे प्राप्त होता है। देखो दोस्तों, इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हो सकते हैं। तो उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा सर्वेक्षण किया था गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव में 2001 और 2002 में, यहाँ पे एक तो नरकंकाल के साथ यहाँ पे नरकंकाल प्राप्त हुआ था, साथ ही साथ वहाँ में 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ था और कांसे का कटोरा और मृदभांड। ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्राप्त हुई थी, जब द्वितीय सर्वेक्षण किया था 2001 और 2 में मलारी गाँव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने।
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नर कंकाल के साथ 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ था? मलारी गांव से। जो आप आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ, या क्वेश्चन बन सकता है कि हेनवुड ने कब कपमार्क्स की खोज की और कहाँ की? तो चंपावत जिले के देवीधुरा में। इतिहास आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फड़कानोली कहाँ है या पेटसाल कहाँ है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से शैलाश्रय, किस कलर के शैलाश्रय वहाँ से प्राप्त हुए, इस प्रकार के आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो दूसरा स्रोत है हमारा उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का, वो है यहाँ पे साहित्यिक स्रोत। देखो अब यहाँ पे मानव काफ़ी विकसित हो चुका है और अब तो खैर यहाँ पे हमें लिखित उल्लेख मिलने लग गया है इतिहास का। अभी तक कहीं हमें गुफा चित्र प्राप्त होते थे, कहीं शैल चित्र प्राप्त होते थे, उनका मतलब वो समझ ही नहीं आते थे। अब यहाँ पे जो साहित्यिक स्रोत है जो उत्तराखंड के बारे में जानकारी देते हैं, उत्तराखंड का इतिहास कैसा रहोगा, इसके बारे में साहित्यिक स्रोतों में देखने को क्या क्या मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेद में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है। तो वेद है यहाँ पे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन है? वो है आपका ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो वो है आपका अथर्ववेद। तो उत्तराखंड का उल्लेख किस वेद में मिलता है सर्वप्रथम? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि व मनीषियों की भूमि। तो देवभूमि का प्रयोग किस में है? तो वह है आपका ऋग्वेद में। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मनीषियों की भूमि, इसका उल्लेख भी किस में है? ऋग्वेद में कहा गया है उत्तराखंड के लिए। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है उत्तराखंड के लिए? तो ब्राह्मण ग्रंथ, प्रत्येक वेद का क्या होता है? अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर यज्ञों तथा कर्मकांडों के विधान और उनकी क्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इसीलिए प्रत्येक जो आपका क्या है वेद है उसका अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। कुरु साम्राज्य के बारे में, महाभारत का जो कुरु साम्राज्य था, जो कौरव थे और पांडव थे, वो क्या है? कुरु साम्राज्य से थे। तो कुरु साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा। तो कुरु साम्राज्य का उत्तरी भाग था उत्तराखंड। तो इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। साथ ही साथ कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें वाक देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है, इस चीज का उल्लेख मिलता है। वाक देवी, वाक से आपको लगाना है वाणी, और वाणी यानी सरस्वती। तो सरस्वती देवी का निवास स्थान कहाँ है? बद्री आश्रम है, जो कि आज का क्या है? बद्रीनाथ है। तो वाक देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है, इस चीज का उल्लेख हमें मिलता है कौशिक के ब्राह्मण में। तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ, ये 2 ग्रंथ जिनमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद यहाँ पे पुराणों में क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है उत्तराखंड के बारे में? पुराण, टोटल पुराण कितने हैं? 18 पुराण। सबसे बड़ा पुराण है आपका स्कंद पुराण, जिसमें उत्तराखंड के बारे में अनेक सी जानकारी मिलती है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन है? आपका मत्स्य पुराण। ये भी आपके एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है। तो स्कंद पुराण जो कि क्या है? सबसे बड़ा पुराण है 18 पुराणों में से। उसमें उत्तराखंड के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों के बारे में उल्लेख मिलता है। नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। इन 5 हिमालयी खंडों में जो ये 2 हिमालयी खंड है, मानसखंड और केदारखंड, ये कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। केदारखंड जो आज का गढ़वाल है, और मानसखंड जो कि आज का कुमाऊं है। तो जो केदारखंड है, स्कंद पुराण का जो केदारखंड है, इसमें यहाँ पे गढ़वाल की सीमाओं का उल्लेख मिलता है कि जो ये केदारखंड है इसकी सीमा कितनी है? 50 योजन इसकी क्या है? लंबाई है 50 योजन, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 योजन। और साथ ही साथ गंगा द्वार से लेकर जो आज का हरिद्वार है, इधर हरिद्वार है आपका, गंगा द्वार से लेकर श्वेत पर्वत जो कि हिमालय है, साथ साथ वहाँ से लेकर तमसा नदी, इधर ये टोंस नदी बहती है जो कि देहरादून और उत्तरकाशी से होकर आती है। तमसा नदी यानी टोंस नदी, और नंदा पर्वत जो कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में सीमा बनाता है। तो ये इसकी सीमा का उल्लेख, गढ़वाल की सीमा का उल्लेख यानी केदारखंड की सीमा का उल्लेख मिलता है केदारखंड में। स्कंद पुराण के केदारखंड में गढ़वाल की सीमा का उल्लेख देखने को मिलता है। दूसरा जो खंड है यहाँ पे स्कंद पुराण का है वो है मानस खंड, जो कि आज का कुमाऊं है। अब ये कैसे आज का कुमाऊं? क्योंकि मानस खंड में जिन सीमाओं का उल्लेख है
उन सीमाओं में आज कुमाऊं स्थित है। मानस खंड में उल्लेख है नंदागिरी से लेकर कालगिरी पहाड़ी तक। कालगिरी यहाँ पे काली नदी है, तो ये क्या है, कुमाऊं की पूर्वी सीमा है। ये कुमाऊं की पश्चिमी सीमा है। नंदागिरी श्रेणी है जो कि गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा बनाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये था मानस खंड पहले, और ये आज का क्या है, कुमाऊं है। तो इसलिए मानस खंड को क्या कहा जाता है, कुमाऊं कहा जाता है। तो कुमाऊं की सीमाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, मानस खंड में मिलता है। साथ ही साथ इस मानस खंड में यह भी उल्लेख है कि कांतेश्वर पर्वत जहाँ पे कूर्मा अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, कूर्मा यानी कछपा अवतार, ये चंपावत में स्थित है। और इसी कूर्मा अवतार के कारण कुमाऊं का नाम क्या पड़ा, कूर्मा से बना कूर्मांचल, और बाद में इसको क्या कहा गया, कुमाऊं कहा गया। तो इस चीज़ का विवरण भी आपको देखने को मिलता है मानस खंड में। उसके बाद ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का निवास स्थान था। इसका विवरण मिलता है आपका ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में। उसके बाद जो अन्य साहित्यिक स्रोत है, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम है, इनमें भी उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का। तो महाभारत के आदि पर्व में यहाँ पे अर्जुन और उलूपी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था गंगाद्वार, जो कि आज का हरिद्वार है। तो पुराण में गंगाद्वार का उल्लेख मिलता है। गंगाद्वार कौन है, आज का हरिद्वार है। और यहाँ पे क्या हुआ था, अर्जुन और उलूपी कौन थी, जो कि नागवंश की ये राजकन्या थी। तो अर्जुन और उलूपी का विवाह हुआ था यहाँ पे हरिद्वार यानी गंगाद्वार में। दूसरा यहाँ पे सभा पर्व, महाभारत का जो सभा पर्व है, यहाँ पे एक राजा का उल्लेख मिलता है, पुलिंद राजा सुबाहु। इस पुलिंद राजा सुबाहु की जो राजधानी थी वो थी उस समय सुबाहुपुर, लेकिन यही सुबाहुपुर आज क्या कहलाती है, श्रीनगर कहलाती है। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, वो थी वर्तमान में श्रीनगर, उस समय सुबाहुपुर थी। साथ ही ये पुलिंद राजा है, आगे आप अभी ऐतिहासिक काल में आप क्या पढ़ोगे, अभी कुड़िंद वंश के बारे में पढ़ोगे। तो पहले कुड़िंद वंश को ही, यहाँ के लोगों को, या कुड़िंद वंश के जो वंशज थे उनको क्या कहा जाता था, पुलिंद कहा जाता था। और महाभारत में इन पुलिंदों को यानी कुड़िंदों को क्या कहा गया, द्विज भी कहा गया है। महाभारत में क्या कहा गया, इनको द्विज कहा गया है। और ये जो पुलिंद राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है सभा पर्व में, इसकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर, आज के श्रीनगर, और उस समय इसको सुबाहुपुर कहा जाता था। वन पर्व में साथ साथ एक और अन्य विवरण मिलता है ऋषिधौम्य का और सम्राट युधिष्ठिर का। ऋषिधौम्य यहाँ पे सम्राट युधिष्ठिर को बताते हैं, यहाँ के पहाड़ों के बारे में बताते हैं, यहाँ के तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। वन पर्व, महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषिधौम्य सम्राट युधिष्ठिर को ये जानकारी देते हैं यहाँ के बारे में। साथ साथ महाभारत में एक और उल्लेख मिलता है कि जो बाणासुर की पुत्री थी उषा, और जो अनिरुद्ध श्री कृष्ण का पोता, उनका विवाह होता उखीमठ में। इस चीज़ का उल्लेख भी मिलता है ऐतिहासिक स्रोतों में। आगे बात करते हैं रामायण में क्या क्या उल्लेख देखने को यहाँ पे मिलता है। तो रामायण में टिहरी गढ़वाल की हिमयाण पट्टी, टिहरी गढ़वाल में है हिमयाण पट्टी, वहाँ पे एक विसोन नामक पर्वत है जहाँ पे गुरु वशिष्ठ जो कि श्री राम के गुरुदेव थे, तो गुरु वशिष्ठ और उनका वहाँ पे आश्रम, और साथ ही साथ वशिष्ठ कुंड भी वहाँ पे है। तो वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम, ये कहाँ स्थित है, आपका टिहरी गढ़वाल के हिमयाण पट्टी में विसोन नामक पर्वत में। साथ ही साथ जब श्री राम ने वहाँ पे, जब उनको वनवास हुआ था, तो गुरु वशिष्ठ ने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहाँ पे समय बिताया था। साथ ही साथ टिहरी गढ़वाल में है तपोवन नामक स्थान, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। इस चीज़ का उल्लेख मिलता है रामायण में। तो ये सारे महाभारतकालीन रामायणकालीन स्रोत हैं जिनसे हमें उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। तपोवन कहाँ स्थित आपका, ये आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। उसके बाद आता है एक अन्य स्रोत है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की, कालिदास ने। कालिदास द्वारा रचित इस अभिज्ञान शाकुंतलम में हमें जानकारी मिलती है दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी की। दुष्यंत और शकुंतला कौन थे, तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र कौन था, भरत। और इसी भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। अब जो ये शकुंतला थी, ये किसकी पुत्री थी, ये थी मुनि विश्वामित्र और स्वर्ग की जो अप्सरा थी मेनका, उनकी पुत्री थी शकुंतला। तो शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब इसको हम उत्तराखंड में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की कालिदास ने, वो स्थान कहाँ स्थित है, आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में दो पीठ हुआ करते थे, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। कण्वाश्रम आज के उत्तराखंड के पौड़ी के कोटद्वार में स्थित है। कण्वाश्रम उत्तराखंड के कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद पर स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ से कि कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पर है, तो वो है मालिनी नदी के तट पर।
कण्वाश्रम स्थित है। यहाँ पे कण्व ऋषि का क्या था, आश्रम था, जिनके आश्रम में शकुंतला रहती थी और यहीं पे आते हैं दुष्यंत और यहीं पे उनका प्रेम प्रसंग जुड़ जाता है और इनके प्रेम प्रसंग के बारे में उल्लेखित दिया गया है कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम जो इनकी रचना है। तो कण्व आश्रम कहाँ स्थित है, आपका कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर और वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको नोट करना है। ये है आपका कण्वाश्रम की एक तस्वीर। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको नोट करनी है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है हिमवंत। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से और इसी प्रकार हम काफ़ी डीपली आपको यहाँ पे हर चीज़ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ हर टॉपिक यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करेंगे। आज का आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।